Hello everyone. A very good morning to one and all. I hope you all well. So I am here. जो अभी लास्ट में हमने वीडियो बनाया था, जो लास्ट में हमने पढ़ा है, उसमें ही जितनी चीज़ें हमारी छूट गई हैं उसी को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑल राइट, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, NCF 2005। द NCF 2005 एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। मतलब NCF बात करता है सारे ही बच्चों की, भले ही वो डिसेबल हों या किसी भी प्रकार से हों, ठीक है। उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। सभी बच्चों को हमें एक साथ लेकर के चलना है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जैसा भी मैंने बताया, चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जो भी बच्चे कहीं पर भी रहते हों, किसी भी तरीके से रह रहे हों, एंड चिल्ड्रन फेसिंग डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि स्कूल के अंदर भी वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं एंड स्कूल के बाहर भी। तो वो किस किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो बच्चे फेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा विलेज एरियाज़ में बच्चे डिस्टेंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। ऑल राइट, कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ लोगों की इस तरीके की मेंटलिटी है जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो वो बच्चों की क्या हुई, वो बच्चों की स्कूल से आउटसाइड वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो उन सारी चीज़ों को कैसे उनको मैनेज करवाना है, ये सब NCF देखता है कि उन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें NCF देखता है और उस पर वर्क करता है कि बच्चा किसी भी तरीके के अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ में ना रह रहा हो। वो बच्चे के हर स्फेयर से वाकिफ़ होना चाहता है कि बच्चे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, है ना। तो ये होता है NCF 2005, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन फरवरी 2006। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी का गठन किया कब, 2006 में, विच डील्स विद फिजिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर उन लोगों के पुनर्वास की बात की गई है जो इकोनॉमिकली वीकर हों, जिनको शारीरिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन लोगों को जो शैक्षिक नहीं हैं और जिनकी लाइफ को रिहेबिलिटेशन से बहुत अच्छा बनाना है। मींस कि पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि जो लोग अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से नहीं बना सकते, हम उनको हेल्प करेंगे, उनको किस तरीके से लाइफ को इजी बना देना है, वो अपनी चीज़ें खुद कर सके, वो अपने लिए इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी आवाज़ उठा सके, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनिट का भी गठन होता है। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे, NGOs हो गए या उनके संगठन हो गए, इस तरीके की चीज़ें भी बनती हैं जिससे उन लोगों को हेल्प मिल सके, वो अपने आप को कहीं से भी कम ना समझ सके, ठीक है। इन एडिशन द पॉलिसी ऑल्सो फोकसेस अपॉन रिहेबिलिटेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। उन लोगों का भी पुनर्वास होना चाहिए जो बच्चे हैं दिव्यांग और जो औरतें दिव्यांग है, ठीक है। उनमें भी कोई सा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का मतलब वातावरण इस तरीके का बना हो कि जहाँ पर उनको कोई भी चीज़ रोक ना सके, है ना। सोशल सिक्योरिटी एंड रिसर्च एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हुई कि उनको एक सामाजिक सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, ठीक है, जिससे वो समाज में पूरी तरीके से भागीदारी ले सकें। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइजेज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर ए वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स for the country and seeks to create an environment that provide them equal opportunities, protection of their rights and full participation in society। जो हमारे यहाँ दिव्यांग लोग हैं वो समाज के लिए बहुत मूल्यवान है, ठीक है, मूल्यवान मानव संसाधन है, ये समझिए। अगर हम उनको नहीं पार्टिसिपेट कराएंगे तो हमारा समाज बहुत पीछे हो जाएगा। एक ऐसा वातावरण बनाना है हमें कि जो उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे,
ठीक है, उनके अधिकारों को हम सुरक्षित रख सकें और समाज में पूरी तरीके से उनको पार्टिसिपेट करवा सकें। तो ये बात करती है हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2006, ठीक है, जो कि फरवरी 2006 में आई। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006 इन फोर्स 2008। इसका गठन 2006 में हुआ बट फोर्स में 2008 में आई। UNERPD is an international document aimed at protecting the human rights and dignity of person with disability. PWD taken together, the 50 articles of the UNCRPD are based ऑन फॉलोइंग 8 जनरल प्रिंसिपल। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, इसमें आपको मिलेंगे क्या चीज़ें मिलेंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस आपको याद रखना है, इसमें आपको 50 आर्टिकल्स मिलते हैं और 8 जनरल प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जो कि हम यहाँ 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इसका उद्देश्य क्या था बनने का? इसका उद्देश्य था कि ह्यूमन राइट्स को और डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जो भी हमारा दिव्यांग व्यक्ति है उसको और उसके मानव अधिकार को हमें सुरक्षित रखना है, उसकी हमें रक्षा करनी है। ठीक है, ये था इसका पूरा एम। नेक्स्ट इसके हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं 8, उनको हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग रीजनेबल एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, व्यक्ति की स्वायत्ता और जन्मजात गरिमा का सम्मान करना, भेदभाव ना करना, जिसमें उचित समायोजन भी शामिल हो। जो भी हम चीज़ें करेंगे उनको समायोजित करते हुए चलेंगे, किसी भी तरीके का हमें उनमें कोई सा भी भेदभाव नहीं रखना है। उनकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, और उनका सम्मान, उनकी जन्मजात जो गरिमा है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने जन्म के साथ एक आइडेंटिटी लेकर के पैदा होता है कि वो खुद में ही फुलफ़िल होता है, वो परिपूर्ण होता है, वो अलग नहीं होता। तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी और एक उसकी गरिमा है, जिसको हमें ठेस नहीं पहुंचाना है, उसको हम बहुत सम्मान के साथ रखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, फुल एंड इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी में हमें बहुत अच्छी तरीके से उनको पार्टिसिपेट कराना है और हर तरीके से उनको इंक्लूसिव तरीके से रखना है। ठीक है, समाज में उनको पूर्ण भागीदारी दिलवानी है, उनको अलग नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ PWD एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी, एसेसिबिलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर क्या है, जितनी भी मानवता और मानव विविधता है, उसमें जो दिव्यांगजन है हमारी, उनके डिफरेंस जो अलग है, मींस कि कॉमन स्टूडेंट से जो बच्चे थोड़े से अलग हैं, जो डिसेबल हैं, उनकी जो भिन्नता है ना, उसको हमें एक्सेप्टेंस देनी है कि अगर वो ऐसे हैं तो ऐसे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को उन्हें अलग हमको डिफ़ाइन नहीं करना है कि ये स्पेशल कैटेगरी के हैं, इनको इस तरीके, ये चीज़ें बार बार हमको नहीं बोलनी है। ठीक है, उनको हम जब एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेंस के बाद हम किसी को उसकी स्पेशल चीज़ से नहीं पहचानते, उसको भी हम इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और हर एक जगह पर उनको एसेसिबल बनाना है। मींस कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो वो समझ ना सके, कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं जो उसको वो पा ना सके। ठीक है, तो इसीलिए रेगुलर स्कूल्स में भी हम डिसेबल्स को रखते हैं तो कोई भी डिफरेंस के साथ नहीं रखते, हम उनको पूरी तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, रिस्पेक्ट फॉर एवॉल्विंग कैपेसिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच हमें समानता रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि दिव्यांग बच्चों की विकासशील क्षमताओं का सम्मान करना है और अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए दिव्यांग बच्चों के अधिकार का सम्मान। जो भी बच्चे विकासशील क्षमताओं के साथ हैं, दिव्यांग बच्चे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं कि हम उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी को ही फोकस में लेकर के आएँ। हम उनकी बहुत सारी ऐसे स्किल्स, ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे उनको हम ऊपर लेकर के आ सकते हैं, जो बहुत ही डेवलपिंग है। तो उनको हमें क्या करना है, उनका हमें सम्मान करना है, प्लस उनकी जो पहचान है उसको संरक्षित करने के लिए हमें उनको सम्मान देना है। ठीक है, और उनके राइट की बात करनी है, उनके राइट की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं,
ये हमारे लास्ट दो बचे हैं। द कन्वेंशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग। इस कन्वेंशन में मेन चीज़ें क्या कवर की गई, इस कन्वेंशन में मेन चीज़ें कवर की गई हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू जस्टिस, पर्सनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, न्याय की पहुंच होनी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्र जीवन और सूचना प्राप्त करना। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सभी को मिल रही हो और डिसेबल्स को ना मिल पाए, ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी। ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करनी है तो उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। प्लस उसके साथ हमें उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की भी बात की गई है। फिर उन तक पूरी जस्टिस पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और उनके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो चीज़ें वो नहीं पा रहे हो, ये चीज़ हमें नहीं करनी। ठीक है, उनकी हेल्थ पर हमें पूरा फोकस करना है, उनकी शिक्षा पर और उनके रोज़गार पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इस एक्ट में सभी को पता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इस एक्ट में क्या क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये लाइन सभी को पता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसमें मिलती है। किन बच्चों को मिलती है? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, और इसमें सारे ही बच्चे इंक्लूड होंगे विद डिसेबल्स और नॉट डिसेबल, कॉमन स्टूडेंट्स प्लस स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, इन सभी को इसमें शिक्षा मिलेगी। ठीक है, द RTE एक्ट वॉज अमेंडमेंट। इस एक्ट का संशोधन कब हुआ? 2012 में। ये हमको नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है, जो कि इफेक्ट में कब आया? 1 अगस्त 2012 को। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलने का प्रावधान है जो कि सभी बच्चों को मिलता है। और इस एक्ट को संशोधित कब किया गया? 2012 में, जो कि कब से आया उसमें 1 अगस्त 2012। ठीक है, इसमें इसमें जो संशोधन हुआ वो क्या संशोधन हुआ था कि दिव्यांग बच्चों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट RPW एक्ट 2016। ये 2016 आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये 2016 का जो एक्ट है ये रिप्लेस्ड हुआ था। किससे रिप्लेस्ड हुआ था? PWD एक्ट 1995। अभी हमने लास्ट वीडियो में उसको कवर किया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 1995 में PWD एक्ट जो आया था वो रिप्लेस किया है RPW एक्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिसेबिलिटी वॉज डिफाइंड बेस्ड ऑन एन इवॉल्विंग एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? अधिनियम में जो दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब इसमें 2-3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए। सबसे पहली चीज़ तो इसको रिप्लेस किया गया 1995 PW एक्ट से। फिर इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी जो कि चेंज होकर किस में हो गई? 21 एक्ट में। ठीक है, तो इन 21 को ही हमें इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस आप सभी जानते हैं कि क्या ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें हम देख नहीं पाते, कम देखते हैं या बिल्कुल भी नहीं ब्लाइंडनेस में हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो ये हो गई ब्लाइंडनेस। लो विज़न क्या होता है? जहाँ पर हम कम देख पाते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कम दिख रहा है उसको, वो हो गया हमारा लो विज़न। नेक्स्ट क्या है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है? ये एक माइक्रो बैक्टीरियम लोप्राई है, लेप्राई बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बनता है लेप्रोसी क्योर्ड। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? कुष्ठ रोग होता है जिसमें हम सेंसेशन, उस पार्ट ऑफ स्किन का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ पर हम सुन नहीं पाते हैं, सुनने में कठिनाई होती है और धीरे धीरे करके ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बहरे तक हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है? जब हम चलने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ड्वार्फिज्म, ये बौनापन देखा होगा आपने, बहुत छोटे, जो 4 फीट से कम की हाइट के होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसमें मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रुक जाता है या रुका हुआ होता है।
ठीक है। एक नेक्स्ट देखिए मेंटल इलनेस। अब पहले तो यहाँ आप दो चीज़ों में डिफरेंस समझिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस में डिफरेंस क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है जो कि जन्म से भी हो सकती है ना। और मेंटल जो हमारी इलनेस है उसमें क्या है, ये इसको ट्रीट भी किया जा सकता है विद मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपीज़ और अदर सपोर्ट। इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम ठीक नहीं कर सकते। ऑलराइट। इसमें बच्चा जन्मजात से ही होता है जिसका ब्रेन बहुत स्लो वर्क कर रहा होता है, कि उसका शरीर बढ़ रहा है बट ब्रेन नहीं बढ़ रहा है, लाइक दैट। नेक्स्ट फिर क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है किन चीज़ों को, कम्युनिकेशन को, लर्न को, बिहेव को। ये इसके सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये बच्चे के अंदर, जब बच्चा 2 साल का होता है उसी टाइम से हमें चीज़ें उसकी पता चलने लगती हैं, ठीक है, कि इसमें ये प्रॉब्लम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने बर्फ़ी मूवी देखी होगी, राइट। उसमें प्रियंका जो है, प्रियंका चोपड़ा का जो एक्ट है वो इसी बीमारी पर आधारित है, ठीक है। और एक सीरियल आता था अंतरा, बहुत पहले आता था, शायद जी पर आता था। उसमें छोटी सी बच्ची थी, उसमें भी सेम प्रॉब्लम यही दी गई थी। तो उसको भी आप देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या होता है, जहाँ पर बोलने, समझने और कम्युनिकेशन नहीं होता, बस वो अपने में ही जी रहे होते हैं, उनका कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है। वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या है कि ये अफेक्ट करता है मूवमेंट को, मसल्स को, जो हमारा पोस्चर है उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जब मसल्स और ये पोस्चर हमारा बिगड़ जाता है, जब हम मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है जो कि जन्म से पहले ही होता है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने पा मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसको आप देख करके देख सकते हैं और उसको देख करके ये पता लगा सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी किस तरीके से होती है और किस स्टेज तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि जन्म से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और लॉस ऑफ मसल्स हो जाता है। मतलब इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, मसल्स एकदम काम नहीं करती, बच्चा सही से रह नहीं पाता, मुड़ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यहाँ पर ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता, ठीक है। और जितना भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा नर्व सिस्टम है, जो भी, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो ये हमारा क्या है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि वन एंड मोर ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इम्परफेक्ट एबिलिटी टू लिसन, थिंक, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल। मतलब यहाँ पर हमें इस चीज़ का डिसऑर्डर हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें हम ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे सुने, हम कैसे सोचें, हम कैसे बोलें, किस तरीके से हम रीड करें या कैसे राइट करें, क्या स्पेल करें। ये हो जाती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है, इसमें ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ नर्व ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट कंडीशन कांट बी क्योर्ड। ये ठीक तो नहीं हो सकता, बट हाँ, हम ट्रीटमेंट दे करके थोड़ा सा उसको राहत पहुंचा सकते हैं। एक गुरु मूवी है, उसमें विद्या बालन को ये बीमारी दिखाई गई है, जिसको आप अच्छे से देख करके कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जहाँ पर बच्चा बोल नहीं पाता, भाषा को समझ नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थैलेसीमिया। इसमें क्या है, ये कैसे हो जाता है, ये ब्लड का डिसऑर्डर होता है और इसमें बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, इसमें लेस हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर पाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सभी को पता है कि यहाँ पर क्लॉटिंग सिस्टम
डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता, जिसकी वजह से रक्त स्राव बढ़ता चला जाता है और लोगों की, जिसको भी होता है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। फिर क्या है, सिकल सेल डिजीज़। इसमें क्या है, ये भी जेनेटिक है। जेनेटिक के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लड का ब्लॉक हो जाता है, फ्लो रुक जाता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रोक की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता, और इन जब मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो कहीं कहीं पार्ट पर एक ट्रेमर सा हो जाता है, एक कंपन सा हो जाता है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ एक जामुन मूवी है, बॉलीवुड की ही मैंने सारी मूवीज़ बताई हैं, जिसमें आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं वो मैंने इन शॉर्ट आपको दे रखी हैं, कि ये इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1990 में वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट 1998 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1990 में क्या हुआ था, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, 1960 में कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, 2006 में नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ UNCRPD, जो कि अभी हमने कवर किया। 2012 में इनकन स्ट्रेटजी। ठीक है, सलमान का फ्रेमवर्क हमने ये लास्ट वीडियो में सब कवर किया हुआ है ना, और जो भी चीज़ें हम नहीं कवर कर पाए हैं वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986 एंड 1968, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, 2005 NCF, जो कि अभी हमने कवर किया। 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये IEDC, RCI, PWD एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, SSA, RTA अमेंडमेंट इन 2012, RMSA, IEDSS। जो भी हमने इसमें कवर नहीं किया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी ये की इंटरनेशनल माइलस्टोन टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, सारा ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िए और बहुत अच्छे से आगे बढ़िए, एग्ज़ाम्स को लीड करिए, यही मेरी उम्मीद है सभी से, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो MAd B.Ed या DLED कर रहे हो, या जो CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो एजुकेशन से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑलराइट, आज के वीडियो में आपने मेरे बेटे को भी सुना, बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ कुछ उसकी भी आवाज़ आएगी। ओके, बाय बाय गाइज़, हैव अ नाइस डे। सब अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।